नमस्कार, सच का आगाज आमजन की आवाज़ गढ़ आवाज़ में आपका स्वागत है। और जैसे कि आज हम डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाणी जी के पास हैं। उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा। यूकेडी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाणी जी का गढ़ आवाज़ में स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद आपका गढ़ आवाज़ के लिए भी और आपके लिए भी। जी, मेरा पहला सवाल यही रहेगा सर कि आज जिस कॉन्फ्रेंस करी, विगत कई जैसे सुनने में आया कि 3 सालों के बाद आज आपने पहली बार प्रेस के सामने आए। क्या रीज़न था कि जो आप इतने 3 साल तक आपकी एक्टिविटी नहीं दिखी और आज आप जब चुनाव का वक्त सामने है तो आप सामने आए और किस उद्देश्य से आपने कॉन्फ्रेंस? देखिए, मेरा ये मानना था, यद्यपि मैं 3 साल से उत्तराखंड क्रांति दल से दूर था और संन्यास की घोषणा मैंने कर दी, मगर एक गैर राजनीतिक मंच पर मैं लड़ता रहा। उसी मंच पर हमने नगर निगम के खिलाफ एक समिति बनाई, उसका मैं अध्यक्ष रहा। 10-12 दिन आमरण अनशन भी किया, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में हम जीते। आगे जा कर के हम जीत नहीं पाए और सरकार की जो मंशा थी नगर निगम निर्माण की वो पूरी हो गई। मगर हमने ये प्रमाणित किया कि राज्य सरकार का जो फैसला था वो गलत था। वो प्रमाणित नगर निगम के चुनाव में हुआ जब 19 पार्षद निर्दलीय जीत के आए। सेकंड नंबर पर जो ये निर्दलीय प्रत्याशी जीत आगे आ गए। यद्यपि वो जीत भी सकते थे पर कुछ कमियां रही होंगी। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला था उनका, जिनका फैसला था उनका जो उम्मीदवार था वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया। परंतु जब मैंने पहली बैठक की उत्तराखंड नवनिर्माण सेना की, उसमें 14 पार्षद उपस्थित थे, मेरे पास रिकॉर्ड है। और वो मैंने देखा, क्योंकि वो उनके लिए हमने काम किया था, वो धीरे 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 वो लोग अपने हितों की तरफ बढ़ने लग गए। स्वाभाविक था। मुझे लगा कि अगर हम उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशियों को मैदान में खड़ा करके, माना कि 19 नहीं जीतते, 10 तो जीतते, वो 10 तो इधर उधर नहीं जाते, एक जगह रहते ना। अब वो तो बीजेपी में कुछ चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, जिनको जहां सुविधा मिली वहां चले गए। तो सवाल इस बात का था, मुझे एहसास हुआ कि गैर राजनीतिक मंच पर हमारी जो मंशा है वो पूर्ण नहीं हो सकती है। अब किस मंच में जाया जाए? क्योंकि मैं यूकेडी से जुड़ा था, यूकेडी के स्थापना में भी मेरा जितना भी संभव था वो योगदान था और मेरा आंतरिक संबंध भी था, लगाव भी था। तो मुझे स्वाभाविक है कि इस बीच हरी जी मेरे से 2-3 महीने से संपर्क में थे। वो बोल रहे थे कि भाई देखो, उत्तराखंड आप लोगों ने बनाया, उत्तराखंड बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और मैं थोड़ा वक्त ले रहा था और साथियों से पूछ कर, मगर वो अचानक ही निवास पर आए और उन्होंने आग्रह किया। तो मेरे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि मैं उनकी बात न मानूं। मैं यूकेडी में सम्मिलित हो गया। अब सवाल यह है कि आज जैसे सवाल आए हैं कि बहुत कम समय रह गया है, चुनाव का टाइम आ गया है, चुनाव में हमारी जो संगठनिक शक्ति है वो कमज़ोर है, वो सब बातें हैं। मगर हमको इन्हीं कम दिनों में कुछ काम करके दिखाना होगा। क्योंकि जब तक हमको कम से कम इतना तो हम पहुँच लें कि इन जिसकी भी सरकार आई, चाहे बीजेपी के आए या कांग्रेस के आए, उस पर जो गलत काम करते हैं, जो पहाड़ विरोधी नियोजन करते हैं, पहाड़ विरोधी कानून बनाते हैं, उन पर हम कुछ अंकुश का काम कर सकें। और हम चाहते हैं कि इस कम समय में, और ज़्यादा नहीं तो एक मजबूत अंकुश के रूप में उत्तराखंड में आ सके। जिस तरह से उत्तराखंड आंदोलन में सबसे पृथक राज्य की मांग यूकेडी आप लोगों ने की, लेकिन क्या इस विगत 20 वर्षों में भाजपा कांग्रेस की सरकारें रही, अब जो भी आम जन की जो उद्देश्य था पृथक राज्य का, वो कहीं ना कहीं जो है कि खरा नहीं उतर पाया? क्या क्या कारण? देखिए, आपने जैसा कहा कि क्षेत्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों में आपसी आंतरिक बहुत दोस्ती है। 5-5 साल सरकार चलाने का आंतरिक समझौता है, एक पैक्ट है, और वो प्रमाणित हुआ है। उनके नियमों में, उनके जो उत्तराखंड के लिए जितने भी नियोजन हैं, प्लानिंग है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सब पहाड़ विरोधी है। उदाहरण के लिए
जल जंगल जमीन संबंधी कानून जो है, चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार हुई और अब बीजेपी की सरकार है, बीच में भी सरकारें रही हैं, वो सभी सरकारें उस पर जनता का अधिकार उनको वापस दिलाने के पक्ष में नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, हमारा पक्ष ये रहा है कि उत्तराखंड में कठोर लोकायुक्त बनना चाहिए। और अन्ना हजारे भी एक बार आए थे, बीसी खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था इनका लोकायुक्त बहुत अच्छा है, पर वो लागू नहीं हुआ। हाँ, वो खुद उनका भी कहना था और हम भी ये मांग करते थे, और हमारी मांग थी तब भी कि मुख्यमंत्री और मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, विधानसभा का अध्यक्ष ये कानून के अधीन आना चाहिए, लोकायुक्त के अधीन आना चाहिए। पर वो पेंडिंग है, और इसलिए पेंडिंग है कि सब आकंठ जो भी राजनेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं और भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। और केवल उनका उद्देश्य है कि हमको चुनाव के लिए धन अवैध रूप से अर्जित करना। आज उत्तराखंड 60,000 करोड़ रुपए के कर्जे पर है, जिसमें उत्तराखंड बना था लगभग 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। ये 60,000 करोड़ रुपया जो कर्जा है ना, अगर इस पर ईमानदारी से इंक्वायरी हो जाए, जांच हो जाए, तो हमारे भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व विधायक, वर्तमान मंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान और जितने भी राजनेता हैं और अधिकारी हैं, अब IAS, IPS, ये जितने और ब्यूरोक्रेट हैं, उनके घरों में पाए जाएंगे। अभी आपने कहा कि आप उत्तराखंड बचाने के लिए पार्टी ने आपको दोबारा से निमंत्रण दिया, या आप आए, किस तरह से बचाएंगे उत्तराखंड? देखिए, फिलहाल तो देखिए चुनाव बहुत नज़दीक है, इस समय तो ध्यान, जितना भी समय है हम चुनाव पे ध्यान दें और अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएं, अधिकतम वोट, अधिकतम सीटों के सिद्धांत पर काम करें जितना संभव हो। मगर हमारा एक दूसरी जो रूपरेखा बनेगी वो चुनाव के बाद बनेगी, 2 फरवरी के बाद, 2022 के बाद। और उस पर हमको फिर, अभी मैंने उनसे, मुख्यमंत्री अहरी जी से मेरी बात हुई थी, तो हमने कहा हमको फिर पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ से हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत की थी, फिर उसी चौक से खड़े होकर के सीढ़ियों पे चढ़ करके ऊपर पहुँचे। वही जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि 70 सीटों पे 2022 में यूकेडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन तैयारियां कुछ दिख नहीं रही है, किस तरह की तैयारियां? देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से हमको, हमारा लक्ष्य 70 सीट तो है, पर 70 सीट पे हम कोशिश कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक सहयोग मिल पाता है, अंत में तो वही होगा जो सामने आ जाएगा कि हम कितनी सीट पे चुनाव लड़ा पाए। कोटद्वार का क्या है भविष्य रणनीति प्रत्याशी? कोटद्वार का अच्छा रहेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मजबूती से काम करें, हमारा वोट परसेंट बढ़े, हमारे प्रत्याशी जीते, ये पूरा प्रयास करेंगे ईमानदारी से। कंफ्यूजन और कोटद्वार में पैदा हो रखा है, एक यूकेडीडी और एक यूकेडी, क्या है ये? देखिए, यद्यपि ये कन्फ्यूज़न मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। हमको अब एक ऐसा समय आ गया है कि हमको एक लंबी लकीर खींचनी है। अब हम ये लकीर, वो लकीर, वो लकीर, अब रक्षा मोर्चा, वो ये सब नहीं, हमको एक लंबी लकीर खींचनी होगी, बस वही उसका समाधान है। नहीं तो ये कन्फ्यूजन करते रहेंगे। पर अगर हम, जैसे अब मैंने आप पहले कहा था कि जनता दल था, उसका विभाजन हुआ, देवगौड़ा तक कितने प्रधानमंत्री बन गए, लालू जी मुख्यमंत्री बन गए, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, मतलब 4 जगह जो है सरकारें आई उसकी, इंद्र कुमार गुजराल जी और उनके टाइम। तो ऐसा नहीं है, ये लागू, अब हम उत्तराखंड में, उत्तराखंड क्रांति दल आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर है। मैंने कहा नहीं कि हम जब आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी पूरी ऊर्जा वहीं खर्च हो गई, हमारे संसाधन वहीं खर्च हो गए, हमारे परिवार के संसाधन वहीं खर्च हो गए। अब हमारे पास कुछ था ही नहीं। 2002 में आप चुनाव तो लड़ना, आप देखो, आप डेमोक्रेसी में, आप सरकार से तो भाग नहीं सकते, आप चुनाव से भी भाग नहीं सकते। तो आप ये बताइए कि हमारे पास कुछ था नहीं, तो हम मैदान में तो आए, पर हमारे पास संसाधन नहीं था। हम केवल उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई लड़ना जानते थे और हमने किया। मगर देखिए, चुनाव लड़ना और आंदोलन लड़ना, इसमें फ़र्क है। उदाहरण के लिए, अगर कोई 100 आदमी गलत काम करते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं आंदोलनकारी हूँ, मैं डंके के चोट पे उनके खिलाफ खड़ा होकर बोल दूँगा, और हमने किया है और हम उसमें जीते हैं। मगर हम चुनाव लड़ रहे हैं ना, और 90 आदमी बेईमान हैं, एक आदमी अगर उनके खिलाफ बोलेगा तो डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा अवगुण है।
अगर आप कभी डेमोक्रेसी के अवगुणों पर चर्चा करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो ये पाया जाता है कि बेईमान का भी एक ही वोट और ईमानदार का भी एक ही वोट। तो ज़्यादा लोग अगर उस दिशा में गलत दिशा में हैं तो वो तो जीत जाएंगे, वो तो अच्छे आदमी को आने नहीं देंगे। जहाँ अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा इधर से कहीं से दूसरे एम के या कहीं से भी, अगर उनको लगा ये अच्छा आदमी है तो इसको बोलो, इनको जिताना नहीं, उसमें कांग्रेस बीजेपी एक हो जाते हैं। यूकेडी भी उसका शिकार हुआ है। अभी बीच में आपने भू कानून के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब कुछ समय तक रहा, उसके बाद फिर चुप हो गए। नहीं, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी आएगा। और अगर मैंने कहा नहीं, हम अंकुश विधानसभा में कुछ लोग गए, कुछ तो जाएंगे और अंकुश लगाने की स्थिति में रहेंगे, तो हम इस पर अंकुश लगाएंगे और इस कानून को बनवाएंगे। पूरे उत्तराखंड की बात नहीं करता, मैं पौड़ी जिले की 6 विधानसभाओं की बात करता हूँ। इन 6 विधानसभाओं पे यूपीपी की क्या रणनीति रहेगी 2022? देखिए, नंबर 1, 6 के 6 पर हम चुनाव लड़ेंगे और हमें चाहेंगे कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़े, हमारे विधायक निकले, कोशिश रहेगी। चलिए, ये थे डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने यूकेडी की बातें रखी हैं, पूरे उत्तराखंड की बात रखी, किस तरह से भाजपा कांग्रेस से लोग प्रताड़ित हैं, उस पर उन्होंने बात की है। वो यूकेडी के लिए 2022 में उत्तराखंड बचाने के लिए दोबारा से प्रयास करने के लिए आए हैं और हम हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो अवश्य अपने इस मुहिम में सफल हों। इसी के साथ धन्यवाद।